सोचिए, किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बड़े से पुश्तैनी घर में एक हिस्सा खरीद लिया है। पैसे दे दिए, रजिस्ट्री हो गई, कागजात हाथ में है। तो अब वो अपना सामान लेकर उस घर में रहने जा सकते हैं, है ना? सुनने में तो बिल्कुल सीधा लगता है, लेकिन असल में इसका जवाब हाँ या ना में है ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े लेकिन में छिपा है। और आज हम इसी लेकिन की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हम एक ऐसी कानूनी दुनिया में ले जाते हैं जहां किसी संपत्ति का मालिक होना और उस पर कब्जा होना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम बात करेंगे संयुक्त संपत्ति यानी जॉइंट प्रॉपर्टी की, और उसमें एक खरीदार के अधिकार क्या हैं और सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमारी पूरी चर्चा का आधार एक ऐसा कानून है जो 1882 में बना था, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम। मतलब 125 साल से भी ज्यादा पुराना कानून आज भी ये तय कर रहा है कि हम अपना घर कैसे खरीद और बेच सकते हैं। साथ में हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों को भी देखेंगे जो इन पुराने नियमों को आज के जमाने में समझाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए 4 भाइयों की एक प्रॉपर्टी है, उनमें से एक को पैसे की जरूरत है, तो क्या वो अपना हिस्सा किसी बाहरी आदमी को बेच सकता है बिना बाकी 3 भाइयों से पूछे? ये तो बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आमतौर पर तो यही लगता है कि भाई जब तक सब राजी ना हो तब तक परिवार की प्रॉपर्टी कैसे बिक सकती है। लेकिन कानून शायद कुछ और ही कहता है। बिल्कुल। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 44 इस मामले में एकदम साफ है। वो कहती है कि हर सहमालिक यानी को ओनर अपनी अविभाजित हिस्सेदारी का पूरी तरह से मालिक है। उसे अपना हिस्सा बेचने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये उसका कानूनी हक है। एक सेकंड, यहाँ आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अविभाजित हिस्सेदारी। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसे किसी पिज्जा में मेरा 1/4 हिस्सा है लेकिन अभी तक स्लाइस कटे नहीं है? आपने क्या शानदार मिसाल दी है। बिल्कुल यही मतलब है। आपको पता है कि पिज्जा का 25% हिस्सा आपका है, लेकिन आप ये उंगली रखकर नहीं बता सकते कि कौन सा वाला कोना आपका है। जब तक बंटवारा नहीं होता तब तक हर इंच पर, हर टॉपिंग पर सबका बराबर हक है। प्रॉपर्टी के मामले में भी यही होता है। अच्छा, तो मतलब एक भाई अपना 25% हिस्सा बेच तो सकता है, लेकिन वो खरीदार को ये नहीं बता सकता कि देखो ऊपर के 2 कमरे तुम्हारे हुए। वो सिर्फ ये कह सकता है कि इस पूरे घर में तुम्हारा 25% हक है। एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सीमा भी है। वो सह मालिक सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा ही बेच सकता है। अगर वो चाहे कि अपने हिस्से से 1 इंच भी ज्यादा बेच दे, तो फिर उसे बाकी सभी मालिकों की हाँ की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैंने हिस्सा खरीद लिया, पैसे दे दिए, रजिस्ट्री हो गई, मैं मालिक बन गई। अब मैं अपने परिवार के साथ सामान से भरा ट्रक लेकर उस घर के दरवाजे पर पहुंच गई हूँ। लेकिन क्या मैं सच में अंदर जा सकती हूँ? यहीं पर शायद असल पेंच है। बिल्कुल। और ये वो पेंच है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं और बाद में सालों तक पछताते हैं। इसे ही कहते हैं मालिकाना हक और कब्जे का फर्क, ओनरशिप वर्सेस पोजेशन। कानून आपको कागज पर तो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना देता है, लेकिन आपको उस घर की दहलीज पार करने का भी हक नहीं देता। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब मैं मालिक हूँ पर अपने ही घर में रह नहीं सकती, ऐसा क्यों? इसके पीछे वही पिज्जा वाला लॉजिक है। जब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ तब तक ये तय ही नहीं है कि आपका हिस्सा है कौन सा। क्या वो ग्राउंड फ्लोर का हॉल है या पहली मंजिल का बेडरूम या छत पर बना स्टोर रूम। जब जगह ही तय नहीं है तो आप किस हिस्से पर कब्जा करेंगे? अगर आप जबरदस्ती किसी कमरे में ताला लगा देते हैं तो बाकी सह मालिक आप पर केस कर सकते हैं। मतलब अगर 4 भाइयों का घर है और मैंने एक का हिस्सा खरीद लिया, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ऊपर वाला कमरा मेरा है। हो सकता है बंटवारे के बाद मुझे नीचे वाला स्टोर रूम मिले। बिल्कुल हो सकता है। जब तक कोर्ट में जाकर मीटर बाय मीटर ये तय न हो जाए कि कौन सा हिस्सा किसका है, तब तक हर इंच पर सबका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदास बनाम सीताबाई के केस में इसी बात को बहुत मजबूती से कहा था। उन्होंने साफ किया कि अविभाजित हिस्से का खरीदार सिर्फ मालिकाना हक पाता है, सीधे कब्जे का हकदार नहीं होता। तो फिर उस बेचारे खरीदार का क्या होगा? उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी, वो मालिक भी बन गया, लेकिन अब वो सड़क पर खड़ा है। क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन वो सीधा नहीं है। वो रास्ता है अदालत का। एकमात्र व्यवहारिक समाधान है बंटवारे का मुकदमा, यानी पार्टीशन सूट फाइल करना। ये कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए खरीदार अदालत से गुजारिश करता है कि अब इस प्रॉपर्टी को फिजिकली मतलब बांट दिया जाए और मेरा हिस्सा मुझे नाप कर दे दिया जाए।
बंटवारे का मुकदमा सुनने में ही बहुत लंबा और खर्चीला लगता है। क्या इसमें सालों लग सकते हैं? लग सकते हैं, और यही इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन कानून यहाँ खरीदार को एक बहुत बड़ी ताकत भी देता है। ये मुकदमा दायर करने के लिए उसे बाकी सहमालिकों की सहमति की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही कोर्ट जाकर इस प्रक्रिया को शुरू करवा सकता है। ये उसका अधिकार है। अच्छा, तो ये एक तरफा हो सकता है? जी मतलब बाकी लोग चाहें या ना चाहें बंटवारा तो होकर रहेगा। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प नियम है जो फिर से उसी धारा 44 से आता है। अगर वो संपत्ति एक ऐसा घर है जिसमें एक परिवार एक साथ रह रहा है और खरीदार कोई बाहरी व्यक्ति है, तो कानून परिवार की निजता और शांति को ज्यादा अहमियत देता है। ऐसे में खरीदार को जॉइंट पोजेशन यानी सबके साथ मिलकर रहने का अधिकार भी नहीं मिलता। उसका एकमात्र अधिकार है कि वो बंटवारे का मुकदमा करे और अपना हिस्सा अलग लेकर जाए। ये तो समझदारी की बात लगती है, ताकि परिवार के बीच कोई बाहरी आदमी आकर न रहने लगे जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में खलल पड़े। सही कहा। कानून का मकसद सिर्फ संपत्ति का बंटवारा करना नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखना है। चलिए, अब एक और खास स्थिति पर आते हैं। हमने आम जॉइंट प्रॉपर्टी की तो बात कर ली, लेकिन तब क्या होता है जब संपत्ति एक संयुक्त हिंदू परिवार यानी HUF की हो? क्या वहां भी यही नियम लागू होते हैं या कहानी कुछ अलग? यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। HUF प्रॉपर्टी के मामले में परिवार के मुखिया, जिन्हें कर्ता कहा जाता है, के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। यहाँ एक सिद्धांत लागू होता है जिसे कानूनी आवश्यकता यानी लीगल नेसेसिटी कहते हैं। कानूनी आवश्यकता, ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? मान लीजिए परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो गई है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है, या परिवार पर कोई पुराना सरकारी कर्ज है जिसे चुकाना ही पड़ेगा वरना पूरी संपत्ति नीलाम हो सकती है, या फिर घर की बेटियों की शादी करनी है। ये सब ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इन्हीं को कानूनी आवश्यकता माना जाता है। ये कोई शौकिया खर्च नहीं, बल्कि एक मजबूरी होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता आ जाती है, तो क्या कर्ता यानी घर का मुखिया ये कह सकता है कि परिवार पहले, प्रॉपर्टी बाद में, और हिस्सा बेच दे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं, एक वैध कानूनी आवश्यकता के तहत कर्ता के पास पूरी HUF प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार होता है, और इसके लिए उसे परिवार के बाकी सदस्यों, यहाँ तक कि नाबालिग सदस्यों की भी सहमति की जरूरत नहीं होती। क्या कह रहे हैं? एक आदमी पूरे परिवार की संपत्ति बेच सकता है? ये तो बहुत बड़ी ताकत है। इसका तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हो सकता है, और इसलिए कानून ने इस पर कुछ लगाम भी लगाई है। कर्ता की जिम्मेदारी एक ट्रस्टी जैसी होती है। वो परिवार के भरोसे पर काम कर रहा है, मनमानी नहीं कर सकता। वो इस ताकत का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए, परिवार को बचाने के लिए कर सकता है, संपत्ति को उड़ाने के लिए नहीं। हाल ही में दस्तगीर साहब बनाम सरन्नप्पा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्ता की इन शक्तियों की पुष्टि की, लेकिन ये भी साफ किया कि कानूनी आवश्यकता वास्तविक और साबित करने योग्य होनी चाहिए। मतलब अगर कोई खरीदार HUF प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसे सिर्फ कर्ता से बात नहीं करनी, बल्कि ये भी पक्का करना होगा कि कर्ता जो वजह बता रहा है वो सच है या नहीं। बिल्कुल, और ये हमें सीधे हमारे अगले और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। इन सब कानूनी दांवपेच का आम खरीदार या रियल एस्टेट एजेंट के लिए क्या मतलब है? उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून जानना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो स्रोत क्या सलाह देते हैं? स्रोत 3 बहुत ही ठोस सिफारिशें देते हैं। पहली है, ग्राहक को सही और पूरी सलाह देना। एक रियल एस्टेट पेशेवर का यह फर्ज है कि वो खरीदार को शुरू में ही शीशे की तरह साफ बता दे कि सर, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक तो बन जाएंगे, लेकिन आपको इसका कब्जा तुरंत नहीं मिलेगा। और यह भी कि कब्जे के लिए आपको बाद में बंटवारे का मुकदमा करना पड़ेगा, जिसमें समय और पैसा दोनों लगेगा। ये तो बहुत ईमानदारी की बात है। ज्यादातर लोग तो बस डील पक्की करने के चक्कर में आधी अधूरी जानकारी देते हैं। अगर खरीदार को पहले दिन से पता हो कि आगे क्या क्या होना है, तो वो मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहेगा। सही बात। दूसरी सिफारिश है उचित परिश्रम यानी ड्यू डिलिजेंस, खासकर HUF प्रॉपर्टी के मामले में। जैसा कि आपने पहले कहा, खरीदार की जिम्मेदारी है कि वो कानूनी आवश्यकता के दावे की तह तक जाए। क्या सच में कोई मेडिकल इमरजेंसी थी तो अस्पताल के बिल देखें, क्या कोई कर्ज चुकाया गया तो बैंक के कागजात देखें। और अगर ऐसा नहीं किया तो मान लीजिए मैंने कर्ता पर भरोसा करके प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में परिवार का कोई और सदस्य आकर केस कर दे कि ये बिक्री तो धोखे से हुई है, कोई जरूरत नहीं थी, तो आपकी पूरी डील खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है कि सालों की कानूनी लड़ाई के बाद वो बिक्री रद्द हो जाए।
इसलिए ये ड्यू डिलिजेंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आपके निवेश को बचाने का एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, अब तीसरी सिफारिश क्या है? तीसरी सिफारिश बहुत तकनीकी लेकिन उतनी ही जरूरी है। ये बिक्री विलेख यानी सेल डीड के मसौदे से जुड़ी है। स्रोत कहते हैं कि जब आप एक अविभाजित हिस्सा खरीद रहे हों तो अपनी सेल डीड में संपत्ति की सीमाओं यानी चौहद्दी का जिक्र करने से बचें। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत उल्टा लग रहा है। बिना बाउंड्री के कैसी सेल डीड? हर सेल डीड में तो लिखा होता है कि पूरब में सड़क है, पश्चिम में पड़ोसी का घर है, वगैरह वगैरह। और यही वो आम गलती है जो बाद में बड़े विवाद का कारण बनती है। सोचिए, आपका हिस्सा तो अभी अविभाजित है, उस पिज्जा की तरह जिसके स्लाइस नहीं कटें। तो आपकी अपनी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है ही नहीं, वो तो पूरे घर की है। अगर आप अपनी डीड में चौहद्दी लिखवा लेते हैं तो आप कानूनी रूप से एक ऐसी चीज पर दावा कर रहे हैं जो अभी तय ही नहीं हुई है। इससे बाद में आपका केस और उलझ जाता है, क्योंकि आपकी डीड कुछ कह रही होती है और कानून कुछ और। वाह, ये तो सच में गहरी जानकारी है। मतलब डीड में बस ये लिखना है कि इस पूरी प्रॉपर्टी में मेरा 25% अविभाजित हिस्सा है और उसकी सीमाओं का जिक्र बंटवारे के बाद तय होगा। बिल्कुल, इससे आपकी डीड कानूनी तौर पर ज्यादा मजबूत और साफ रहती है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार यही निकलता है कि एक सह मालिक अपना हिस्सा बेच सकता है, ये उसका हक है, लेकिन खरीदार को ये समझना होगा कि वो मालिकाना हक खरीद रहा है, तुरंत रहने के लिए घर नहीं। सही कहा। कब्जे की चाबी बंटवारे का मुकदमा है जो एक लंबा लेकिन निश्चित रास्ता है। और अगर संपत्ति एचयूएफ की है तो कर्ता के विशेष अधिकारों और कानूनी आवश्यकता के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। इन नियमों को जाने बिना जॉइंट प्रॉपर्टी में पैसा लगाना एक बड़े जोखिम को दावत देने जैसा है। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। कानून ने संपत्ति के भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन के लिए तो बंटवारे का मुकदमा जैसे एक साफ रास्ता बना दिया है। लेकिन ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है। अदालतें मीटर और गज में जमीन तो बांट सकती हैं, लेकिन उस भावनात्मक और ऐतिहासिक मूल्य का क्या जो किसी संपत्ति, खासकर एक पुश्तैनी घर से जुड़ा होता है? वो यादें, वो दीवारें जिन पर पीढ़ियों के निशान हैं। कानून उस हिस्से का बंटवारा कैसे करेगा? उसे शायद कभी भी सही मायने में बांटा या मापा नहीं जा सकता।